Hello everyone, welcome back to another video on HPPSC PGT क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हम जो क्वेश्चन करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि किसी क्वेश्चन का कोई आंसर सही है तो वो क्यों सही है, और उससे रिलेटेड टॉपिक भी हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट। विश्व में फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान वर्तमान में क्या है? तो इसका आपको जब सही जवाब बताना है। तो इंडिया का जो रैंक है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वो है सेकंड। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अब हमारा सेकंड है तो फर्स्ट भी कोई होगा। तो फर्स्ट रैंक किसका है? वो है चाइना का। चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विथ फ्री ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र व्यापार से संगत है? Restriction on movement of goods, existence of anti-dumping duty, absence of tariff, encouragement to balanced growth। हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं ढंग से, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जो थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इसमें हमारे साथ वर्डिंग के साथ खेला जाता है, और क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब आपको पहले, वैसे ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, पर मैं एक ट्रिक बता रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसे ये फ्री ट्रेड है, पहले आप साइड में लिख लीजिए कि फ्री ट्रेड होता क्या है। जहाँ पर एक कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, मतलब ट्रेड करती है दूसरे देशों के साथ। अब जब आपको इतना पता है इस क्वेश्चन के बारे में, फिर आप ऑप्शन को डिड्यूस कीजिए और आंसर निकालिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब फ्री ट्रेड है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगती है? जब हमें ट्रेड को किसी देश से रोकना होता है, तो उस समय लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसीलिए तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। अब है एब्सेंस ऑफ टैरिफ। टैरिफ कब लगता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगता है हमारा टैरिफ। अब एब्सेंस मतलब टैरिफ नहीं है, तो ये होगा हमारा सही जवाब। फ्री ट्रेड में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ टैरिफ। अब हमारा अगला ऑप्शन है, एनकरेजमेंट टू बैलेंस्ड ग्रोथ। ऐसे जो ऑप्शन दिए होते हैं ये सिर्फ कंफ्यूज करने को दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये ऑप्शन पढ़ लिया, आपको लग गया कि ये सही है। अब जब आप अगले ऑप्शन में जाएंगे फिर लगेगा आपको ये भी लगभग सही है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक अपनानी चाहिए कि फ्री ट्रेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें टैरिफ का कॉन्सेप्ट होगा, ना कि बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्स इज नोन एज ग्रीन वाटर। निम्नलिखित जल संसाधनों में कौन सा एक हरित जल कहलाता है? ये क्वेश्चन वैसे इकोनॉमिक्स का नहीं है, पर इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का इससे टॉपिक माना जा सकता है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ग्रीन वाटर क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है रेन, लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स। इसका सही जवाब है रेन। जो ग्रीन वाटर होता है वो जो हमारा अर्थ है उसके सरफेस में जो एब्जर्व करती है मिट्टी, उसको कहा जाता है ग्रीन वाटर। फिर जो प्लांट्स है वो भूमि से जल लेते हैं, तो इस फॉर्म में जो जल होता है उसे कहते हैं ग्रीन वाटर, और वो होता है रेन के फॉर्म में। अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता, विच वाटर रिसोर्स इज नोन एज ब्लू वाटर, तो ये बाकी ऑप्शन लेक,
पॉन्ड्स, रिवर, ये आपके सही ऑप्शन होने थे। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 20 क्रॉप्स, 21 क्रॉप्स, 23 क्रॉप्स एंड 26 क्रॉप। तो आपको पता होना चाहिए कि जो MSP दिया जाता है वो कितनी क्रॉप के लिए दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है 23 क्रॉप्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दिया है कि CACP रिकमेंड करता है। अब आपको यहाँ बताना है कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको अनाउंस कौन करता है। तो वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA। तो आपको क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि MSP कौन अनाउंस करता है। वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द सीरियल द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP डज नॉट रिकमेंड MSP। हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि CACP कितनी क्रॉप्स के लिए MSP अनाउंस करता है, 23 क्रॉप्स के लिए। तो आपको इन 23 क्रॉप्स को एक बार देख लेना चाहिए ताकि आप जो ऑप्शन है उसको गलत ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो इसमें जो सीरियल क्रॉप्स है वो लगभग सभी के लिए CACP MSP अनाउंस करता है। तो सीरियल क्रॉप कौन से हुए, पैडी, मेज, बार्ले। तो जो CACP जिसके लिए MSP इंट्रोड्यूस या रिकमेंड नहीं करता वो है बकवीट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल इशू ऑफ दोहा राउंड ऑफ WTO हैज़ बीन। ऑप्शन ए ट्रेड इन सर्विसेज, ऑप्शन बी ट्रिप्स, आपको ट्रिप्स की फुल फॉर्म बतानी है, और ऑप्शन सी एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। पहले हम, क्योंकि यहाँ पर WTO के बारे में बताया गया है, तो हम WTO को पहले अच्छे तरह से देखेंगे कि WTO क्या है। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। और इसकी स्थापना किसकी जगह हुई थी, गेट की जगह, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें गेट की जगह WTO बनाना पड़ा। तो जो ये गेट था ये सिर्फ गुड्स को कंसीडर करता था, ओनली गुड को कंसीडर करता था और सर्विसेज को एक्सक्लूड करता था। तो सर्विसेज को इंक्लूड करने के लिए हमने WTO बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब जो ये गेट की जगह WTO बना था उसके लिए हुआ था उरुग्वे राउंड। और ये कब हुआ था, 1986 में। और जब WTO बन गया उसके बाद जो पहला राउंड हुआ था वो हुआ था दोहा राउंड। ये कब हुआ था, 2001 में। और अभी तक जो 2001 में दोहा राउंड हुआ है उसकी ही रिकमेंडेशन फॉलो की जा रही है। तो दोहा राउंड में सेंट्रल आइडिया क्या था जिस पे डिस्कशन किया गया, तो वो था एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स से। द रेग्रेशन लाइन x ऑन y एंड y ऑन x विच विल कट ईच अदर। ये पूछ रहा है कि हमारे पास 2 रेग्रेशन लाइन है, वो आपस में किस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है। ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। ये तो ये काटती हैं जहाँ पर x का मीन और y का मीन बराबर होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ
एक्स बार एंड वाई बार, एक्स का मीन, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई. द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, हरात्मक माध्य का व्युत्क्रम होता है अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो इसका सही जवाब है अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n बाय 1 बाय समेशन x. तो ये क्या होता है हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला. हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एवरी आइटम ऑफ द गिवन सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर से k, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल रिमेन अनचेंज. अब ये भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है. तो ये ऐसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा. या तो फिर आप एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, आप जितने भी स्टैटिस्टिक्स के डिस्क्रिप्टिव मेजर है उनको याद कर लीजिए कि कौन सा फ्री ऑफ ऑरिजिन है, कौन सा फ्री ऑफ स्केल है. ये एक फार्मूला, एक मेथड ये हो सकता है. और दूसरा कि आप इस तरह से कुछ नंबर लिखिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए. तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व किया है, इसको हम वहाँ पे देखेंगे. हमारा अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन को करते हैं तब तक. द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन. अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्यूनेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस किस की ज़रूरत पड़ेगी हमें. मीन माइनस मोड. अब अर्थमेटिक मीन, मोड भी हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. और अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप पहला ही ऑप्शन ठीक कर देंगे. लेकिन अब दूसरा ऑप्शन देखिए, मीन माइनस मीडियन, सॉरी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब यहाँ पे हमारे पास मोड नहीं दिया गया है. अब एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में z इज इक्वल टू, z यहाँ पे डिनोट कर रहा है मोड को, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो अगर ये भी आपके पास मीडियन की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है तो भी आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं. मतलब अर्थमेटिक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से भी स्क्यूनेस निकाला जा सकता है. तो ये ऑप्शन भी सही हो गया. अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन. तो मीन डेविएशन की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हुआ बोथ A एंड B. अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑब्टेन यूजिंग ओजाइब. ओजाइब की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसका सही जवाब है हम निकाल सकते हैं मीडियन. मान लीजिए आपके पास लिखा होता है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग हिस्टोग्राम, तो इसका सही जवाब होता है मोड. तो इस तरह से आपको जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर अ गिवन सीरीज the arithmetic mean is 12 and variance is 144, then coefficient of variation will be.
अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया नहीं है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। वेरिएंस कितना दिया है, 144। अब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब हमारे पास सारी वैल्यू है और पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ, 12 बाय अर्थमेटिक मीन कितना है, 12 इंटू 100, ये कट गया तो कितना बच गया, 100। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा 100%। तो इस तरह से अगर आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। अच्छा, अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे अगली स्लाइड में। If every item of given series is multiplied by a number says k, which of the following measures will remain unchanged? तो ये देखिए, अब आपको एक इमेजिनरी सीरीज़ इसमें बनानी पड़ेगी। मैंने x को मान लिया 1 से 5 तक और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। समेशन, इसका पहले सबमेशन कर लिया, 15 आया और n कितना है 5, तो अर्थमेटिक मीन आ गया हमारे पास 3, ये आ गया। और फिर हमने निकाला x माइनस एक्स बार इस तरह से, और फिर निकाला हमने x माइनस एक्स बार का क्यूब, और हमारा ये सबमिशन आ गया 10। और अब हमने हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था कि कोई k फैक्टर है उसको हम जोड़ देंगे इसमें। अब मान लीजिए जोड़ नहीं देंगे, गुना कर देंगे। तो मैं अगर 2 से इस सीरीज़ को गुना कर देती हूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है ये। तो देखिए ये सारी वैल्यू आ गई, और हमारा इस वाली सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन था 3 और यहाँ पे हो गया 6, तो मतलब अर्थमेटिक मीन चेंज हो गया, तो ये उसका सही जवाब नहीं होगा। अब मीडियन भी कैसे निकालते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे मीडियन की तो ये आएगी 3 और ये आएगी 6। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियन भी चेंज हो जाता है। और हमें बताना क्या है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चेंज नहीं होता। तो इसके लिए हम निकालेंगे, एक ऑप्शन हमारे पास था स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो एक आया हमारे पास √2, ये सारी है मैंने वैल्यू पुट की है, आप इसको देख लेंगे। जैसे ये x माइनस एक्स बार का क्यूब है, ये 10 आया था तो मैंने यहाँ पे 10 डाला, डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू 5, तो आया हमारा 2। और फिर मैंने ये वाला डाला तो हमारा आया √8। तो ये देखिए ये हो गया। अगर सीरीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना गुना चेंज आता है, ये था √2, ये हो गया √8, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो गया 8। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिसमें 3 गुना चेंज आता है, तो वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैंने आपको पहली स्लाइड में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ x इंटू 100। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, हमने पुट कर दी, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो उस जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा कौन सा चेंज नहीं होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, हमारा कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह से ये
वैसे तो ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, पर आपको जब इसकी आदत हो जाएगी तो आपका इसमें 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डिमांड फंक्शन इज x इक्वल टू 70 बाई p देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू। अब जो मैथ्स जिसे नहीं आता, जिसने इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल पोर्शन जिसका वीक है, तो वो इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। हम जो डिमांड फंक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसे, डी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई इंटरसेप्ट है a माइनस बी ऑफ एक्स, तो ये होता है हमारा डिमांड कर्व का स्लोप। अगर यहाँ पे p लेंगे तो यहाँ x आएगा, अगर यहाँ पे हम x लिखेंगे तो यहाँ p आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको दी है, x इज इक्वल टू 70 बाई p। अब ये इस तरह का स्लोप जहाँ मिलेगा, जहाँ पर आपको बटा में दिया होगा डिमांड फंक्शन, तो इसका मतलब होगा कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, 1। तो इसमें यहाँ पर आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने तक की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, जिसका डिमांड फंक्शन बटा में होता है, इस तरह का होगा, जैसे यहाँ 70 बाई पी होगा, या मान लीजिए आपके पास होगा 1 बाई पी, तो उसका इलास्टिसिटी आपने लगा देना 1, क्योंकि ये जो डिमांड फंक्शन का स्लोप है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी कितनी होती है, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्राइस इज 20 एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन अगर आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो पहले इस क्वेश्चन को देख के हो सकता है आपको थोड़ी सी घबराहट महसूस हो, लेकिन ये सच में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें एक इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगेगा, ई डी इज इक्वल टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम आर। इलास्टिसिटी दिया है हमारे पास 2 दिया है ना, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू डालेंगे हम 2। ए आर किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर, तो प्राइस को डालेंगे हम यहाँ पे 20 बाय ए आर माइनस एम आर। तो बस अब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन तो हम 10वीं से करते आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये सभी कर लेंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 माइनस 2 एम आर इक्वल टू 20। अब जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, ये 2 एम आर इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया 20 2 एम आर, और एम आर इक्वल टू 20 बाई 2, तो एम आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 10। तो इस तरह से आप जो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और बिल्कुल काम होके ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, पता नहीं इस क्वेश्चन को क्यों पूछते हैं, ये सभी पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो जब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब आपको यहाँ पे क्योंकि डेफिसिट का उन्होंने एक टॉपिक दिया है,
तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी डेफिसिट होते हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इन सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिस्कल कंसोलिडेशन कैन बी अचीव्ड बाय increasing surplus from PSU public sector enterprises, raising additional resources through taxation, effective revenue management, increasing supply of money in the economy। अब जो एक ऑप्शन है ये सभी लगभग ठीक लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दिया है फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब ये फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इसमें मनी सप्लाई का तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई इज रिलेटेड विद मोनेटरी पॉलिसी, जो कि हमारा रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ओनली 1, 2, 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो नोन एज टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये क्या होता है, बेनिफिट थ्योरी। मतलब आप अगर बेनिफिट उठाएंगे तो आप उसका टैक्स देंगे। अच्छा, मान लीजिए आपसे पूछा जाता आपसे पूछा जाता कि जो एबिलिटी टू पे है, इस प्रिंसिपल पे कौन सा टैक्सेशन काम करता है, तो वो करता है इनकम टैक्स। जितने ज़्यादा लोग अमीर होंगे वो उतना ज़्यादा टैक्स देंगे। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द डायग्राम गिवन बिलो। ये आपके पास दिया है डायग्राम, और आपको बताना है गिनी कोफिशिएंट। जिनी कोफिशिएंट इज, जिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एरिया बिलो, नहीं, एरिया बिटवीन द लॉरेंज कर्व एंड एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉरेंज कर्व और इक्वल लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एरिया है ए, और टोटल एरिया कितना हुआ ए प्लस बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बाय ए प्लस बी। हमारा अगला क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज सेविंग बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सेविंग थ्रू बजट सरप्लस, कॉरपोरेट रिटेन अर्निंग, सेविंग बाय हाउस होल्ड। तो जो एलडीसी में सेविंग का सोर्स होता है वो होता है सेविंग बाय हाउस होल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट द फिलिप्स कर्व इन द लॉन्ग रन। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिलिप्स कर्व सबसे पहले दिया था एडब्ल्यू फिलिप्स ने। उन्होंने क्या बोला था कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व नेगेटिव स्लोप होता है और लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। और उसके बाद आए हमारे फ्रिडमैन ने भी बोला नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसमें, शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। उसके बाद आए हमारे रैटेक्स, लूकस, जॉन मूथ, जिन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन दिया था। तो उन्होंने बोला था ना ही शॉर्ट रन में फिलिप्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ना ही लॉन्ग रन में। इन्होंने दोनों बार बोला था ये होता है वर्टिकल। तो यहाँ पे किसका पूछा है, मोनेटरिस्ट, मतलब मिल्टन फ्रिडमैन। तो उन्होंने शॉर्ट रन में बताया था नेगेटिव स्लोप और लॉन्ग रन में बताया था वर्टिकल। तो इस तरह से जब आप पेपर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका क्वेश्चन ठीक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा वर्टिकल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड डिपेंडेंसी थ्योरी। ऑप्शन है डेवलपिंग कंट्री
should be dependent on free market development. ऑप्शन बी है economic growth is dependent on poor. Free market development primarily helps rich. All of the above. तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. तो डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है कि अगर छोटे देश, अमीर देश और गरीब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो उसमें गरीब देश का शोषण होता है, और जो अमीर देश है वो और ज़्यादा रिच होते हैं, क्योंकि जो फ्री मार्केट डेवलपमेंट होता है वो रिच को ज़्यादा फेवर करता है. तो इसका सही जवाब हो गया फ्री मार्केट डेवलपमेंट प्राइमरली हेल्प्स द रिच. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. अ स्ट्रॉन्ग करेंसी, इंक्रीज टैक्सेस, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सही आंसर है. पर जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आपको, या तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आप सेफ जोन में हैं, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है और आप सेफ जोन में अपने आप को फील कर रहे हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन का रिस्क आप तब लीजिए. अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दीजिए. तो मैं इसका सही जवाब अगर मेरे हिसाब से पूछे तो मैं करती यहाँ पे इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज एंड डिमांड, इंक्रीज पूछा है किसमें, एग्रीगेट डिमांड में, तो वो हो सकता है इंक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. नो डाउट स्ट्रॉन्ग करेंसी से भी हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज पूछा है ना कि मूवमेंट पूछा है. मैंने वो कॉन्सेप्ट इसमें लगाया, तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स किसी और दो अलग अलग पर्सन पर पड़ता है, मतलब वो लगाया किसी और पे जाता है और उसको फाइनली देता कोई और है. तो जो एक्साइज ड्यूटी है इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंट दो अलग अलग व्यक्ति पे लगता है, क्योंकि उत्पादन शुल्क लगाया किसी प्रोड्यूसर पर लगता है और वो वसूला किससे जाता है, कंज्यूमर से. सेल टैक्स भी ऐसा ही होता है और कस्टम ड्यूटी भी ऐसी ही होती है. और जो एक्सपेंडिचर टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर लगाया गया वो उसी को देना पड़ता है. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में पूछा इज़ नॉट एन एग्जाम्पल. कई बार हमारे क्वेश्चन इसी वजह से नॉट ना पढ़ने की वजह से गलत हो जाते हैं. तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर निकालना है. तो इसका सही जवाब हो गया एक्सपेंडिचर टैक्स. इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ इन द फेवर ऑफ, मतलब जब महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, तो इसका फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा रिच को. अमीर और ज़्यादा अमीर होता है और गरीब और ज़्यादा गरीब होने लगता है. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग. सल्फर, एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका सही जवाब है एसिटिलीन. ये जो हम वेल्डिंग कराते हैं उसमें ये गैस यूज़ होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम, एज़ कम्पेयर टू दीज गैसेस, कम नुकसान होता है. हमारा अगला क्वेश्चन है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड इरिगेशन. तो इसका सही जवाब है 1 and 2. ये दो हमारे किस में आते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में. और अगला क्वेश्चन है इफ़ टू फर्म compete with each other in Cournot fashion, then each firm views the price of rival as given, each firm views the output of rival as given, each firm views the profit of rival as given,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है आउटपुट। कुरनॉट के मॉडल में हम आउटपुट को कांस्टेंट मानते हैं। फिर कुरनॉट के बाद आता है बर्ट्रैंड का मॉडल और वो मानता है प्राइस को कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ बर्ट्रैंड पूछा गया होता आपसे, तो इसका सही जवाब होता ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है द किंग डिमांड कर्व थ्योरी एज्यूम फर्म आर नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, फर्म आर competitive with each other, firms may collude, firm fix quota। तो इसका सही जवाब है firm are competitive with each other। In which of the following growth model Leontief production function is used? Bolding, Calder, Solow and Harrod। तो इसका सही जवाब है लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन करते हम हैरोड के मॉडल में यूज़। क्या हुआ इसका मतलब लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन का कि जो लेबर और कैपिटल है वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो फिक्स्ड प्रपोर्शन किस में यूज़ करते हैं हम? हैरोड में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। यहाँ पूछा है परफेक्ट सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट क्या होते हैं? एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या पूछा है? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। अब सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मतलब कैसा हुआ रिलेशनशिप? पॉजिटिव। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुओं के बारे में पूछा जाता, तो आंसर क्या होना था? नेगेटिव। सही जवाब क्या हुआ? धनात्मक। हमारा अगला क्वेश्चन मोनोपोसोनी इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वन बायर एंड वन सेलर, वन बायर एंड मोर सेलर, मोर बायर एंड वन सेलर, मोर बायर एंड मोर सेलर। तो मोनोपोसोनी पूछा है या मोनोपोली नहीं पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मोनोपोसोनी पूछा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ओनली वन बायर होता है और मोर सेलर होता है। ये किस मार्केट किस साइड की मार्केट की सिचुएशन है? ये है फैक्टर मार्केट की सिचुएशन। फैक्टर मार्केट की सिचुएशन। मोनोपोली किसका है? गुड मार्केट का सिचुएशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर इज गिवन एज। तो इसके लिए तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है P माइनस MC/P। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा होता AR माइनस MC डिवाइडेड बाय AR, तो ऑप्शन ये भी सही होना था क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू AR। ये मैं साफ साफ नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मैं माउस का यूज़ कर रही हूँ, पेन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। आई होप मैं आपको इसके बावजूद भी अच्छे से समझा पा रही हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन as income rise, the average propensity to consume remains constant, continuously decline, continuously rise, first decline and then rise। अब आपको APC पूछा है। APC का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CY होता है। मतलब अगर हमारी इनकम शुरू में बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन अगर इनकम इतनी बढ़ती है तो कंजम्पशन सिर्फ कम बढ़ेगा। तो ये देखिए डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है और न्यूमरेटर कम बढ़ रहा है, तो APC क्या होगा? कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बार बार कह रही हूँ आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। इन ISLM एनालिसिस एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल शिफ्ट अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अब ISLM क्या बताता है? गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का
एक साथ इक्विलिब्रियम बताता है। गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम हम दिखाते हैं IS में, और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखाते हैं हम LM में। जैसे ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर हो गया हमारा इनकम, ये हो गया हमारा IS, ये हो गया हमारा LM। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो LM नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? LM कर्व टू द राइट। हमारा अगला क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ये M3/M0। M3 क्या होता है? ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी और किस नाम से जाना जाता है इसको? एग्रीगेट मोनेटरी रिसोर्सेज। M0 को बोलते हैं हम नैरो मनी। ठीक है। द सॉसर शेप्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था स्टिगलर ने। इसमें कॉस्ट कर्व इस तरह का होता है कि पहले वो घटेगा, फिर वो काफ़ी समय तक कांस्टेंट बना रहेगा और फिर बढ़ना शुरू होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स, increase in indirect tax, decline in wages, decline in consumption। अब डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो डिमांड हमारी कब बढ़ेगी? अब डायरेक्ट टैक्स कम होंगे तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अगर आप पेन पहले 5 रुपये में ख़रीद रहे थे तो अब आपको 10 रुपये मिलेगा, क्योंकि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ गया और इनकम क्या हो जाएगी? कम। तो इससे क्या होगा? डिमांड हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। डिक्लाइन इन वेज, अगर आपका इनकम ही कम हो गया तो फिर कैसे डिमांड बढ़ेगी? डिक्लाइन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन ही घट गया तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। द इक्वेशन M इक्वल टू KY प्लस K1 इज propounded by। ये propound की थी किसने? मार्शल ने। अब फिशर की इक्वेशन क्या थी? MV इज इक्वल टू PT। रॉबर्टसन की क्या थी? M इज इक्वल टू PKT। जैसे इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि रॉबर्टसन में T लगा होता है, तो जहाँ पे भी हमें T दिखेगा इक्वेशन में तो वो किसने दी होगी? रॉबर्टसन ने। जो पीगू ने इक्वेशन दी थी वो मुझे अभी याद नहीं है, पर मैंने इसको ट्रिक से ऐसे याद किया था। इसने कुछ बटे वाली इक्वेशन दी थी और उसमें कुछ C-H(1)(H) कुछ ऐसा था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इसने कोई बटे वाली इक्वेशन दी थी। इन द केस ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर्स आर। रिटर्न्स टू फैक्टर कैसे होते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में? कांस्टेंट। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है? Q इज इक्वल टू A L अल्फा के 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा घट गया और 1 बच गया, इसीलिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। हु सेड दैट इकोनॉमिक्स लाइक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर लाइक टाइड्स? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र के नियम ज्वार भाटे की तरह है? तो ये कहा था एल्फ्रेड मार्शल ने। इसका मतलब क्या हुआ? एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था जिस तरह ज्वार भाटा उसका हम नुकसान को फोरकास्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से मतलब नुकसान को हम एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से जो इकोनॉमिक्स के लॉ है उनको हम एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इकोनॉमिक एजेंट किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसका सही जवाब हो गया डॉक्टर मार्शल। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वॉज नॉट कंसीडर्ड बाय 14 फाइनेंस कमीशन इन डिटरमाइनिंग स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल। पहले तो आपको बताना है 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। वाई वी रेड्डी। 15 फाइनेंस के चेयरमैन भी आपको बताना है। तो 14 फाइनेंस में फिस्कल डिसिप्लिन को कंसीडर नहीं किया गया था। बेसल नॉर्म इज रिलेट टू, तो बेसल नॉर्म किससे रिलेटेड है? कमर्शियल बैंक से। इफ GDP is growing at 4.5% and population is growing at the rate of 2% per annum, the proportional growth rate of per capita income will be। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, जो GDP की ग्रोथ है उससे माइनस कर दीजिए जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आपका आंसर आएगा 2.5। What is the targeted growth rate of agriculture in 11th 5 year? तो इसका सही जवाब है 4%। Which of the following is not, highlight, not a rabi crop? रबी क्रॉप क्या होती है? जो सर्दी में उगाई जाती है। तो सर्दी में इनमें से कौन सी क्रॉप नहीं उगाई जाती है? बेज। ये बाकी सारी सर्दी में उगाई जाती है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो हमारा लेटेस्ट सेंसस 2011 ही है। HPPSC सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन डालता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सेंसस को ज़रूर पढ़ के जाएं। तो सबसे कम पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में, सिर्फ 64,000 लोग यहाँ पे रहते थे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब अगर आपसे यहाँ सिर्फ स्टेट पूछा होता, यूनियन टेरिटरी काट दीजिए, तो इसका सही जवाब आना था सिक्किम। यहाँ पे कितने लोग रहते थे? 6 लाख लोग उस समय रहते थे। और उसके बाद लक्षद्वीप के बाद होना था दमन एंड दीव, फिर अंडमान एंड निकोबार। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस? तो सबसे कम लिटरेसी है बिहार की, और हिमाचल की लिटरेसी कितनी है? 83.8। और आपको बतानी है यहाँ पे फीमेल लिटरेसी कितनी है और मेल लिटरेसी कितनी है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? कम्युनिकेशन, लिंकिंग ऑफ रिवर, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, लिंकिंग रेल नेटवर्क टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसका सही जवाब है डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। उस समय भारत जोड़ो परियोजना बहुत न्यूज़ में थी, इसीलिए इसका क्वेश्चन आया है। तो आपको इस जो प्रेजेंटली न्यूज़ में है, जैसे PM गति शक्ति परियोजना न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959। और सेकंड कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर को हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब हमारा आया HPGK का पार्ट। चंबा प्रिंसली स्टेट possessed more than 150 copper plate title deeds. Approximately how many of them belongs to pre-modern period? तो इसका सही जवाब है 0। इनमें से कोई भी प्री मॉडर्न पीरियड का नहीं है। Raja of which princely state was made prisoner by Sikh army around
1840 AD। तो ये है ऑल ऑफ दीज। ऑन विच रिवर पंडोह डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये किस पे है? ब्यास, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ HP। तो ये है बड़ा शिगरी। Which section of Gaddis of Himachal HP claim that their ancestor fled from Lahore to escape persecution during the early Mohammedan invasion। तो ये थे राजपूत गद्दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब कास्ट एक्सेप्ट ऑफरिंग इन द नेम ऑफ डेड बाय परफॉर्मिंग डेथ राइट्स। तो कौन सी उपजाति मृतकों का क्रियाक्रम करके उनके नाम पर दान स्वीकार करती है? तो वो करती है अचार्ज। ये बीच में HPGK का सेक्शन है, इसके बाद फिर से आपके इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो जो मुझे इसमें से आते हैं क्वेश्चन उनको मैं डिस्कस करूँगी। जैसे ये है HP सिम्बलवाड़ा सेंचुरी इज लोकेटेड इन सिरमौर। अमृता शेरगिल की पेंटिंग कौन सी इनमें से नहीं है? तो वो है कांगड़ा ब्राइड। ये किसकी पेंटिंग है? शोभा सिंह की। अब ये टैग लाइन किसकी है? स्मॉल बट ब्यूटीफुल। ये है सिक्किम की। अब ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से जो नेक्स्ट गवर्नर होने थे उस समय RBI के, वो होने थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के बाद जो हमारे वर्तमान में है वो है शक्तिकांत दास। ये भी हमारा सारे करंट अफेयर के हैं ये भी। अब क्योंकि इनका आज रेलेवेंस नहीं है, तो जैसे ये ओलंपिक है 2022, अब आपका नेक्स्ट ईयर ओलंपिक होने वाला है। तो वो कहाँ होने वाला है? पेरिस में। और 2028 का कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस अमेरिका में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो आपको जो करंट अफेयर में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विज़िट पे होता है और उससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये है विच कंट्री होस्टेड G7 समिट इन 2016। तो 2023 में G20 का इंडिया होस्ट कर रहा है समिट। तो आपको G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 2024 में वो क्वाड का समिट भी होस्ट करने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब हमारा यहाँ फिर से इकोनॉमिक स्टार्ट हो गया। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट रेवोल्यूशन, पॉवर्टी, कैलोरीज इनटेक, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हाई पावर्ड मनी, RBI। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? हाई यील्ड वैरायटी सीड से रिलेटेड, ना कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से। अब नाबार्ड के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज़ें सही हैं? इट वॉज सेटअप इन 1982, सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ B शिवरामन कमेटी, और इसका पेड अप कैपिटल था 2015 में 500 करोड़। तो इसका सही जवाब है ये 2 अक्टूबर 1982 को बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन। और इसका पेड अप कैपिटल अभी मुझे आइडिया नहीं है उस समय कितना था, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका जवाब मुझे गूगल पे भी नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे ये 2 ऑप्शन तो मुझे क्लियर है कि ये सही है, और इसका मैं नहीं बता सकती। तो मैं इसका आंसर करूँगी 1 और 2। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब तक तो आपको इसका आंसर याद होगा, लेकिन जब आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। KN राज कृष्णा, KL कृष्णा, VKRB राव। अब कृष्णा इधर सब जगह लग गया। अब आपको ये तो याद था कि कृष्णा ने दी थी
हिंदू ग्रोथ रेट। अब इसमें से कौन से कृष्णा है अब हम भूल गए। तो इसका सही जवाब है राज कृष्णा। इसको मैंने कैसे याद रखा है कि इसका सही जवाब राज कृष्णा है। हिंदू के गॉड होते हैं कृष्णा, तो इस तरह से मैंने इसको रखा है याद कि हिंदू ग्रोथ रेट किसने दी थी, राज कृष्णा ने, राजा कृष्णा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट endogenous factor for industrial sickness? Excessive manpower, diversion of fund, mismanagement and power shortage। तो पावर शॉर्टेज पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, बाकी सब पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, तो ये हमारा एक्सोजीनियस फैक्टर होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ईजिंग, मतलब हम जब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज लिक्विडिटी, बिल्कुल सही, रिड्यूस शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। तो इसके सही दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा बी एंड ए एंड बी। विच इंडस्ट्री प्रोवाइड द हाइएस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? शुगर, सीमेंट, आयरन स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल। तो इसका सही जवाब है कॉटन टेक्सटाइल। Annual population growth rate in India during 1981 to 2011 can be classified as rapid high growth, stagnant population, steady growth rate, high growth rate with definite sign of slowing down। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। Which of the following is the biggest component of India long term external debt? इसका सही जवाब है कमर्शियल बोरोइंग। यूरो कम इनटू सर्कुलेशन, ये आया था 1 जनवरी 2000 को, सर्कुलेशन में आया था। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताना है यूरो किसकी करेंसी है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज, इसका सही जवाब है मैनेज्ड फ्लोट। हु अमंग द फॉलोइंग showed that an import tariff can reduce domestic price? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैकलफ। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन 1914? तो ये किसने दी थी, हेबलर ने। ये मैं इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। और अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन वन वर्क। विशिष्ट कारक का उपयोग हम सिर्फ एक कार्य में कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन एक में कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड देख के बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं जो है, नॉट करेक्ट, ये है 8th 5 ईयर प्लान। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1992 से 1997, 2 साल में 1991 और 2 में 2 एनुअल प्लान आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मतलब जो भूमि का एक्विजिशन है उसका जो स्वामित्व है उसको जब ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं तो हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म की। तो इसमें नहीं, इसमें कौन सा नहीं आएगा, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन APC 1965 इज़ आल्सो नोन एज, इसका जो पहला आई थिंक तीसरा क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था, क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर था। तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो कि MSP रिकमेंड करता है, कमीशन CACP। स्मॉल फार्मर इन इंडिया आर दोज फार्मर हु हैव फार्म साइज। तो स्मॉल फार्मर एक होता है मार्जिनल, फिर होता है स्मॉल, फिर होता है अब सेमी मीडियम, फिर मीडियम, फिर लार्ज। तो मार्जिनल होता है लेस देन 1, स्मॉल होता है 1 से जिसके पास 0 से 1 के बीच,
लेस देन 1, और स्मॉल होता है जिसके पास 1 से 2 हो, और सेमी मीडियम होता है जिसके पास 2 से 4 हो, और उससे ऊपर मीडियम, और फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसके पास लैंड होता है वो क्या होता है, लार्ज फार्मर। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज़ नॉट गिवन द मॉडल टू एक्सप्लेन प्राइसिंग इन डुओपोली। तो जो प्राइसिंग इन डुओपोली के लिए नहीं दिया था वो स्टैकलबर्ग था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि अगर मार्केट में पहले लीडर एंटर करता है फिर दूसरा फॉलोअर होता है तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम हम अचीव कर पाएंगे। तो इन्होंने प्राइसिंग के बारे में कुछ नहीं बोला था। अकॉर्डिंग टू स्टेकलबर्ग, वेयर इज द कोर्नॉट पॉइंट सिचुएटेड ऑन डिमांड लाइन ऑफ फर्म। तो इसका सही जवाब है व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिटी। When economic growth in the region had adverse effect on the other region, it is called। ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट, ये भी आपको साथ में बताना है। तो ये होता है बैक वॉश इफेक्ट, ये दिया था गुनर मेडाल ने। एक होता है ब्रेन ड्रेन, ये किसने दिया था, दादा वाइनारोजी ने। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये दिया था रीगन ने। और जैसे ये बैकवैश इफेक्ट होता है तो इसका ऑपोजिट होता है स्प्रेड इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू मीडोज, लिमिट टू ग्रोथ शुड बी। इसका सही जवाब है 0%। द एजम्पशन ऑफ मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मंडल फ्लेमिंग मॉडल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में भी काम करता है और फ्लेक्सिबल में भी काम करता है और फिक्स्ड में भी काम करता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होने थे, ए एंड बी। ये क्वेश्चन गलत है। वेयर डिड एंके फेवर इन्वेस्टमेंट। तो एंके इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इन्होंने बताया था अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो उसे बर्थ कंट्रोल पर फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। तो ये दी थी पॉल एंड रोडेस्टिन रोडान ने। अब आपको बताना है बिग पुश थ्योरी बैलेंस ग्रोथ को फेवर करती है या अनबैलेंस ग्रोथ को। If marginal propensity to consume is 0.75 and change in autonomous investment is 600 crore, what shall be change in income। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आना चाहिए। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा 1/1 माइनस MPC। अब आपके पास यहाँ से मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल जाएगी और फिर आप चेंज इन इनकम निकाल सकेंगे। कैसे, जैसे MPC की वैल्यू दी है, जब आप निकालेंगे यहाँ से मल्टीप्लायर की वैल्यू तो वो आ जाएगी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। आप इसको खुद निकालिए, ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन है। और फिर चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं हम, मल्टीप्लायर क्या होता है, इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके पास दी है 600 और मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और जब हम इनको और फिर चेंज इन इनकम कितना होगा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 2400 करोड़। चेंज इन इनकम इज 2400 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुजनेट एनवायरमेंटल कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन environmental degradation and fertility rate, environmental degradation and income, environmental degradation and education level, environmental degradation and life expectancy। तो इसका सही जवाब है इनकम, डिग्रेडेशन और इनकम पर कैपिटा। तो ये क्या बोलते थे कि जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट ज़्यादा डिग्रेड होगा, पर एक टाइम के बाद इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम हो जाएगा, तो ये इन्वर्टेड यू शेप होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। आपको बताना है 2023 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है।
द मीनिंग ऑफ कोर सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग रेफर्स टू, तो इसका सही जवाब है सेलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। कौन कौन कितनी इंडस्ट्रीज है कोर इंडस्ट्री? 8। आपको एक बार देखना है कि कौन कौन सी हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है। द कॉस्ट दैट फर्म एंकर ऑन परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हमारा टोटल कॉस्ट होता है दो तरह का, एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो जगह खरीदी, कोई किराए का मकान खरीदा, वो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। और किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम रॉ मटेरियल जो खरीदते हैं वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो हमने खुद एफर्ट लगाया उसका वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया? सो ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इसको 1992 में। फिर IRDA, ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। आपसे अगर यहाँ पूछा होता इंश्योरेंस सेक्टर तो आना था IRDA। अब RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, ये बैंकिंग सेक्टर मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो इसी के साथ आपका जो PGT का क्वेश्चन पेपर है वो विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।